Hello students, welcome to OL Experts. Today we are wrapping the chapter which we have started earlier, that is environment and sustainable development. Earlier chapter में we have studied what is environment, then उसका जो act था, then उसका importance, क्या क्या problems आती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने earlier lecture में cover up किया था. आज का lecture specifically sustainable development को लेकर है. टेक्निकली या लेट्स से लिटरल मीनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अ सिंपल थिंग विच वी कैन यूज एट प्रेजेंट एंड एज वेल एज वी कैन यूज इट फॉर फ्यूचर पर्पस. अभी के लिए भी यूज कर रहे हैं और फ्यूचर पर्पस के लिए भी अगर हम लोग रिसोर्सेज को बचाकर और एफिशिएंटली यूज करते हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जा सकता है. चैप्टर का ये जो सेकंड पार्ट है वो मेजरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके तरीकों के बारे में है. अगेन इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, ग्राफ्स एंड डेटास कम है इसमें. मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को प्रिपरेशन के टाइम बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आएगी. यस. सो और जो इसके छोटे मोटे पार्ट्स हैं जैसे एमसीक्यूज के जो हैं और इसके जो ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं वो बहुत ईजी होंगे टू रिमेंबर, टू ग्रैस्प द प्रॉपर नॉलेज. तो इजी चैप्टर है. लेट्स बिगिन. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द मीनिंग, फीचर्स एंड स्ट्रैटेजीज. अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस चैप्टर इज वेरी इजी. मीनिंग पे आते हैं. प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू आवर फाइनेंशियल नीड. फाइनेंशियल नीड है, देन हमारा जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ इंटर रिलेटेड है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेस बनाकर हम लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करते हैं. लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन ही आगे डेवलप करे, क्योंकि प्रेजेंट जनरेशन जैसे ही डेवलप करना शुरू करेगी और जहाँ पे रुकेगी वहाँ से फ्यूचर जनरेशन अपना काम शुरू करेगी. तो पता चला जो रिसोर्सेज प्रेजेंट जनरेशन ने यूज़ किए, अगर वो रिसोर्सेज पास ऑन नहीं होते हैं तो फ्यूचर जनरेशन कैसे वर्क करेगा. इसीलिए दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया. क्यों आया, कैसे आया, इसको थोड़ा सा समझिए. क्योंकि रिसोर्सेज हमारी फिक्स्ड है. when we started utilizing resources, or let's say we are using the resources, then क्या हुआ? एक टाइम पे ऐसा था, we were very satisfied. Suddenly we came to know that now resources are getting depleted and it's going to over. तब इकोनॉमिक्स और जो जियोलॉजिस्ट थे उनके दिमाग में आया कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है. तो पता चला ये रिसोर्सेज रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल के बेसिस में डिफरेंशिएटेड है. रिन्यूअल जो बार बार रिन्यू हो जाते हैं अपने आप, नॉन रिन्यूअल जो नहीं हो सकते. मुश्किल आ रही थी नॉन रिन्यूअल्स पे कि उनको एक बार यूज कर लिया, अगली बार के लिए दे आर लेस इन नंबर. तो फ्यूचर जनरेशन कैसे आगे सर्वाइव करेगी? अगर एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर वाटर सोर्सेज पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं तो फ्यूचर जनरेशन वाटर सोर्सेज कहाँ से लाएगी? ये जहाँ क्वेश्चन आया, ये जो रिसोर्सेज की डिप्लीशन के बारे में बात जहाँ आई, वहाँ से ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया या कॉन्सेप्ट वहीं से आया कि फ्यूचर जनरेशन कैसे काम करेगी. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ज़रूरी था, प्रेजेंट जनरेशन को जीना भी ज़रूरी था, और उसको ये भी ज़रूरी था कि ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करें ताकि फ्यूचर जनरेशन भी अच्छे से जी ले. तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है इसका, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. फीचर्स क्या है? फीचर्स है सबसे ज़रूरी सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम राइज होगी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो वो राइज होना ही होना है, दैट्स फॉर श्योर. मैंने इसको मार्क किया, इसमें मैंने बॉक्स लगाया सस्टेन्ड. सस्टेन्ड का मतलब होता है ऐसा नहीं कि एक बार राइज हुई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और फिर वो कांस्टेंट चलती चली गई. दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कंटिन्यूअस राइज हो रही है. जरूरी नहीं है कि एकदम शूट अप करे, आप धीरे धीरे राइज करो, लेकिन राइज इंपॉर्टेंट है. तो सस्टेन्ड राइज होना जरूरी है. एक लेवल पे राइज होके एक लेवल पे चलना
ये ज़रूरी नहीं है। आप धीरे 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 अपना स्टैंडर्ड या लेट्स से जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, दैट इज सस्टेन राइज। कभी भी उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, रैशनल यूज। वी ऑल नो दैट वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो श्योर शॉट है, एंड वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इंपॉर्टेंट है आपका रैशनल यूज। रैशनल यूज मतलब एफिशिएंट यूज। अगर पानी का यूसेज है तो उसका वेस्टेज ना हो। रैशनल यूज का मतलब है उसका वेस्टेज ना हो। टैप खुला है, पानी बह रहा है और वो ड्रेनेज में जा रहा है, ये ना हो। अगर पानी है तो उसका यूज हो, एंड देन वो अगर यूज वाला पानी अगर ड्रेन में जाए देन वो चलेगा। लेकिन अगर वो वेस्ट हो रहा है तब यहाँ पे रैशनल यूज हम लोग उसको नहीं कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट, पोल्यूशन कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन कंट्रोल एक्चुअली हर नेचुरल रिसोर्सेज के साथ पोल्यूशन कंट्रोल अपने आप जुड़ जाता है। चाहे वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, आप जो भी पोल्यूशन कहेंगे कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज उसमें इम्पैक्ट कर रही है, और वी द ह्यूमंस आर एक्चुअली हार्मिंग द एनवायरनमेंट। तो इसीलिए कंट्रोल होना जरूरी है। लास्टली, कंट्रोल भी करना है, यूज भी करना है प्रॉपरली, लेकिन हमें एडवांस भी करना है। अब एडवांस भी करना है मतलब क्या हुआ? एज इन एडवांस इन टेक्नोलॉजी, एडवांस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर चीज़ में थोड़ा बहुत आगे जाना है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे जहाँ पर हम लोग हैं वहीं पे रुक जाए, ये नहीं करना। हमें थोड़ा सा और आगे जाना है। अगर एक टारगेट अचीव कर लिया, नेक्स्ट टारगेट हम लोग सेटअप करेंगे, और आगे जाएंगे, फिर एक नेक्स्ट टारगेट। ऐसे करते करते हम लोग को टारगेट सेटअप करते करते हम लोग को आगे जाना है। सो दैट इज एडवांस करते रहना है। तो सस्टेन राइज या एडवांस, यहाँ पे एडवांस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी, ह्यूमन लाइफ, हर एक चीज को हम लोगों ने इसमें सम अप किया है कि एडवांस हर एक चीज में होना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट हर एक चीज में होना चाहिए। इन सब के लिए क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं? पहला, एफिशिएंट रिसोर्सेस या टेक्नोलॉजी। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी या एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। जो भी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, लैंडलाइन से मोबाइल, देन इसके आगे सैटेलाइट फोन्स, और लेट्स से टच फोन्स, ये सारी चीज़ें हमारी टेक्नोलॉजी को या टेक वर्ल्ड में नई नई चीज़ें जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ को और बेटर बना रही है। सो दिस इज व्हाट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट। बेटर बना रही है तो क्या हो रहा है? बेटर बना रही है तो एनवायरनमेंट के ऊपर जो एक बर्डन है, जो प्रेशर है, वो हम लोग धीरे धीरे कम करें। जैसे राइट नाउ लेट्स से वी आर एमिंग फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स के साथ क्या इश्यूज है? इशू ये है कि हम डायरेक्टली सारे जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं उसको हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी वो इतना हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है ही नहीं। तो हम लोग को धीरे धीरे करना है, एक बार में लोड नहीं रखना। पेट्रोल पे भी अगर एक बार में लोड पड़ जाएगा तो जितने भी हमारे क्रूड ऑयल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे जो हो रहे थे। इसी वजह से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक में भी पूरे तरीके से अगर इलेक्ट्रिक के ऊपर हम लोग जंप कर जाते हैं एक बार में, तो वहां पर भी पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो भी डिप्लीट कर जाएगा। तो टेक्नोलॉजी है उसका एफिशिएंट, धीरे जब हमारी कैपेसिटी बढ़ जाए तब और थोड़ा सा लोड पड़े, फिर जब बढ़ जाए फिर और थोड़ा सा लोड पड़े। सो दैट इज एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स ऑफ एनर्जी। एनवायरमेंट फ्रेंडली वाई? हमें अब ऐसे एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत है जो हमारे एनवायरमेंट को कहीं हार्म ना करे। अगर हार्म करने लग गया तो फिर वैसे सोर्सेज का हमें कोई फ़ायदा नहीं है या कोई लेट्स से यूज़ नहीं है उसका। तो एक चीज़ हम लोग को हमेशा ऐसे काम करना है जिस वजह से हमारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो ज़्यादातर एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अर्बन डेवलपमेंट तो इजीली हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रूरल डेवलपमेंट का क्या? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रूरल डेवलपमेंट का भी होना ज़रूरी है। आप इसको रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है, आप इसको चाहो तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ये जो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज एरिया है इसमें सारी चीज़ आ सकती है। तो इसको आप रूरल डेवलपमेंट कहो या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एरिया या ऑफ अ कंट्री कहो, बात
ऑलमोस्ट एक है। हाँ, जब आप एक्सप्लेन करोगे तब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऑलराउंड में इंक्लूडिंग अर्बन एज वेल एज रूरल है, तो रूरल अर्बन दोनों को मिलाकर आप कह रहे हो। फोर्थ इज दी सोलर एनर्जी। अब सोर्सेस ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी ऑब्वियसली आता है। सोलर एनर्जी को अलग से क्यों लिखा गया? बिकॉज राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन सोलर एनर्जी, और अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि सोलर एनर्जी इतना जो पहले वेस्टेज जा रहा था, अब हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, अब रादर इतने वेराइटीज हम लोगों ने निकाली है कि जिससे हम लोग सोलर एनर्जी को और अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज कर पाए। एक सिंपल सा एग्जांपल, पहले सोलर एनर्जी का जो प्लांट था वो इंडस्ट्रीज में लगता था सिर्फ, अब ये पोर्टेबल हो गया है और आपके घर में लग सकता है। इवन इन्वर्टर्स आर बीइंग डेवलप्ड टू पावर दिस सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के पावर से इन्वर्टर चार्ज हो जाता है और आप घर के एप्लीकेशन चला सकते हैं। तो ये इतना एडवांस हम लोगों ने कर लिया सोलर एनर्जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ताकि हम लोग अपने ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल ना डालें। एक जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था एग्रीकल्चर में चैप्टर में, दैट फॉर फार्मिंग और लेट्स से फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ agricultural products, farmers did use all those chemicals and pesticides, but we need organic farming। क्यों? ताकि ये जो केमिकल का लोड है जो धीरे 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 जमीन के अंदर चला जा रहा है और कहीं ना कहीं वो जाके सैचुरेटेड हो जाएगा, ये ना हो। केमिकल कहाँ जा रहा है? केमिकल को आप पेस्टिसाइड्स या केमिकल को आप जब यूज करते हैं अपने फार्मिंग प्रोसीजर पे, तब वो वेजिटेबल्स के थ्रू हमारे अंदर चला जाता है, तो वो एक चीज बहुत बुरा होता है। या वो धीरे सिप इन करते करते पानी के थ्रू होते होते नदियों में चला जा रहा है, देन सी लेवल। तो ये जो सी मरीन पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं यही है, तो उसको रोकने के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एक सहारा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, वी आर इंक्रीजिंग, ह्यूमंस आर इंक्रीजिंग, सो डज आवर वेस्ट। तो वेस्ट मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स से इट्स दी नीड ऑफ द आवर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पर डे बेसिस पे, रादर लेट्स से पर आवरली बेसिस पे वेस्टेजेस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। उसको किसी तरीके से मैनेज करना ताकि एनवायरनमेंट पे हार्म ना पड़े, प्रेशर ना पड़े, ये बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई वी नीड वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट का एफिशिएंट यूज़ या लेट्स से उसका प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होना किसी कंट्री में आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ताकि वेस्टेज ऐसे ही पड़ी ना रहे या लेट्स से एनवायरनमेंट में उसको डायरेक्टली डंप ना कर दिया जाए। अब वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट आते हैं। हाउसहोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, हाउसहोल्ड वेस्ट हाउसहोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट में तो जैसे प्लास्टिक्स का है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंगल बैन सिंगल बेस्ड प्लास्टिक का बैन कर दिया कि सिंगल बेस्ड जो एक बार में यूज सिर्फ होगा उसको हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि लोग इतने ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे थे कि गवर्नमेंट के लिए उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया। ऐसे ही करते करते वेस्टेजेस, अब देखिए, अब जो हमारे घर में जो कूड़ा लेने आते हैं उसमें भी एक येलो है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। तो वेस्टेजेस बोला जाता है कि आप जब अपने घर का कूड़ा कहीं डालिए तो आप सेग्रीगेट करके करिए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेस्ट मैनेजमेंट। इंडस्ट्री पे आते हैं। इंडस्ट्री पे जैसे ही लेट्स से कोई एक जो फर्नेस होता है जिससे हम लोग, केमिकल इंडस्ट्री एक सिंपल सा एग्जांपल है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्नेस के ठीक ऊपर एक चेंबर होता है जिसमें हम लोग एक प्रेशर से दूसरा एक गैस छोड़ते हैं ताकि वो जो फर्नेस से जो टॉक्सिक गैस निकले वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाए। तो एक ये एक प्रोसीजर है, एक तरीका है वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करने का कि यार टॉक्सिक एयर एनवायरनमेंट में ना जाए। हाँ, ऑब्वियसली दैट विल बी डेडली फॉर अस, ऑल्सो दैट विल बी डेडली फॉर द एनवायरनमेंट। तो उसको रोकने के लिए ये काम किया गया। तो ऐसे हर एक काम को, क्या उसका वेस्टेज अगर हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए, कैसे उसको एफिशिएंटली कम किया जाए, दिस इज ऑल अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट, स्टॉपेज ऑफ केमिकल यूसेज। ये तो सभी को पता है, किसी भी तरीके का कैसा भी केमिकल यूज हो रहा है, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे हमारे फूडिंग इंडस्ट्री में, चाहे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वी शुड स्टॉप दिस केमिकल यूज। क्योंकि केमिकल यूज कहीं ना कहीं हमारे लैंड प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है। हमें हमारे शरीर में जब वो जाता है,
हमारे शरीर को हैम्पर करता है, कैंसर जैसी चीज़ें होती हैं। यूजिंग ऑफ केमिकल्स एक्चुअली फिर क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया तो कहीं ना कहीं वो कैंसेरियस हमारे तरफ हो जाएगा। जो केमिकल्स हैं, अगर उसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो फिर कैंसर हम लोगों को हो सकता है। देन जो केमिकल्स हम लोग वाटर पे छोड़ते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, जो हमारा जो मरीन लाइफ है वो हैम्पर करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए केमिकल यूसेज को हम लोग कह रहे हैं कि बंद करिए, वरना कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा। लास्ट, जब तक हम लोग खुद अवेयर नहीं हो रहे, पब्लिक अवेयरनेस जब तक प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, तब तक ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगी। सो सी, सिस्टम इज वर्किंग, बट if we are not helping the system, or let's say if we are not making the coordination with the system, the whole procedure will fail। क्योंकि सिस्टम में कहीं ना कहीं हम लोग बहुत एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। सो दैट्स द रीजन we should know and we should be aware about the consequences and the ways how to protect the environment and how to perform in a sustainable way। सस्टेनेबिलिटी अगर हम लोगों ने नहीं की तो हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से रुक जाएंगे, और अगर हम लोग रुक गए तो हमारी जो इकोनॉमी है वो प्रॉपरली कभी भी डेवलप नहीं होगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ों को लेके चलना इज एक्चुअली आर एम। ये ओवरऑल हम लोगों ने एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक छोटा सा पॉइंट है, इंडिया का जो रोल है, यूजुअली आपके बुक्स में नहीं है, बट बिकॉज नाउ वी आर गोइंग इनटू एमसीक्यूज सेक्शन, तो शायद इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट मी जस्ट कवर अप दैट पार्ट आल्सो। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक जो डेवलपमेंट हुआ था या जो पॉइंट रेज किया था वो किया है यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाला है, एसडीजी। एसडीजी क्या है, कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जिसको यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये टारगेट्स तो अचीव होने ही चाहिए फॉर प्रॉपर लाइफ ऑन अर्थ। कि यार ज़मीन, अगर ये अर्थ है तो इस पे अगर ज़िंदगी को सही ढंग से जीना है तो ये चीज़ें होनी चाहिए विथ एनवायरनमेंट। तो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश की है, यूनाइटेड नेशन ने किया है। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने इन 17 पॉइंट्स को निकाला था 2015, और कहा था कि इसको अचीव करिए 2030। ये 17 पॉइंट्स हैं जो इन्होंने एक पॉइंट्स निकाले हैं कि 17 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको अचीव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर आप काम करें और माना जाएगा कि आपके कंट्री में आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। जैसे नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, इक्वालिटी, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, डिसेंट वर्क एंड ग्रोथ। ये था ह्यूमन पार्ट, कि ये मैंने सारे नहीं लिखे, जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने वो लिखे हैं। जो पॉवर्टी है, ज़ीरो हंगर है, गुड हेल्थ, देन इक्वालिटी, डिसेंट वर्क। देखिए मतलब पॉवर्टी, हंगर, गुड हेल्थ के साथ वर्क कल्चर को भी जोड़ दिया गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है। उसके साथ अब हम लोग क्लाइमेट के पार्ट पे आते हैं। क्लाइमेट एक्शन, अगर कोई क्लाइमेटिक प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करना। लाइफ बिलो वाटर, यहाँ पे मरीन पोल्यूशन की बात की जा रही है। लाइफ ऑन लैंड, जो पोल्यूशन है एयर वाटर, इसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है कि लाइफ ऑन लैंड कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को देखनी चाहिए। ये ओवरऑल पूरा यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पे कवर अप किया है। तो ऐसे करके 17 पॉइंट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने पॉइंट आउट किए थे कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और इसी से ही कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप अचीव कर पाएंगे। इसका जो बेस पिलर्स थे उन्होंने निकाला है इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल एंड सोशल। तो इंडिया में जो बेस पिलर जो बनाया गया है वो है इकोनॉमिकल, मतलब आप फाइनेंशियल सेक्टर को भी देख रहे हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट सेक्टर एस्पेक्ट। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, कि हाँ अगर आप एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो गया, वो गया इकोनॉमिकल। क्या वो एनवायरमेंटली साउंड है, ऐसा तो नहीं है कि उससे एनवायरमेंट पे किसी तरीके का असर पड़ रहा है, तो दैट इज एनवायरमेंट।
एंड सोशल, क्या सोसाइटी को ओवरऑल उससे फायदा मिल रहा है या नहीं। तो 3 बेसिस को लेके ये एसडीजीज इंडिया में चलाया जाता है। कौन चलाता है? नीति आयोग स्पेशली ये प्लान बनाती है। किसके हेल्प से? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इसके हेल्प को लेकर, इसके साथ मिलकर नीति आयोग ने इन जो 17 पॉइंट्स जो दिए हैं उसको अचीव करने के लिए काम करती है। नीति आयोग अपने प्रोग्राम्स बनाती है, अपने प्लान्स बनाती है, और इन टोटल 17 पॉइंट्स को अपने प्लान्स में किसी न किसी तरीके से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करती है ताकि हम लोग 2030 तक ये सारे पॉइंट्स अचीव कर पाए। तो ये ओवरऑल आपका एक ओवरव्यू था कि कैसे एसडीजीज बनाए गए थे, किसने बनाए थे, और इंडिया में कैसे वो लागू होते हैं, कौन चलाता है उसे। ये आपके शायद बुक्स में ना हो, ये शायद क्वेश्चन भी ना हो, लेकिन क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, एज इन ये जो एसडीजीज हैं ये नई चीज़ है, तो शायद आपके बुक में अपडेट ना हो, तो बट मुझे लगा कि आपको ये पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड इट। हाँ, ये बहुत शॉर्ट में है, आप चाहें तो यूएन के साइट्स में या विकिपीडिया में यू कैन गेट इट अ ब्रीफ और लेट्स से एन एक्सप्लेनेटरी वे में आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक, तो ये ओवरऑल था आपका एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चैप्टर इजी है, नोट्स बनाइए, इसको आप जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। ठीक, मैं आपसे नए चैप्टर के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।